नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 12 लेकर के आए हैं और पार्ट 12 के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और EMF इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक डायग्राम में मैंने एक डीसी जनरेटर को बनाया है और डीसी जनरेटर के शाफ्ट को प्राइम मूवर के शाफ्ट के साथ कपल कर दिया जाता है बाय सूटेबल कपलिंग मीडियम। और जैसे ही प्राइम मूवर का शाफ्ट यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है, किसी खास स्पीड पर, तो उससे क्या होगा, जनरेटर का भी शाफ्ट आपका रोटेट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरह से जनरेटर को जो है मिल जाता है मैकेनिकल पावर इनपुट। कहाँ से मिलता है, तो प्राइम मूवर से मिलता है। ठीक है, अब ये डीसी जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल पावर इनपुट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में, जहाँ ये जो लोड टर्मिनल वोल्टेज VL है वो आपका DC होता है। ठीक है, और इस तरह से एक डीसी जनरेटर जो है मैकेनिकल पावर इनपुट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में, जहाँ टर्मिनल वोल्टेज आपका DC होता है। और इसके लिए डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सहारा लेता है, अर्थात एक डीसी जनरेटर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। तो ये था एक डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक 4 पोल डीसी जनरेटर जो है यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, जहाँ ये सब क्या है, फील्ड पोल्स है। ठीक है, ये सब फील्ड पोल्स है और ये सब क्या है, फील्ड कॉइल्स है। अब देखिए सारे फील्ड कॉइल्स को आपस में सीरीज में जोड़ करके एक वाइंडिंग का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे डीसी सप्लाई आपको देना है, जिसका वोल्टेज को हम VF कह रहे हैं और करंट को IF कह रहे हैं। ये VF आपका जो है फील्ड सप्लाई वोल्टेज हो गया और IF आपका क्या हो गया, फील्ड करंट हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे IF सर्कुलेट होगा इस फील्ड वाइंडिंग पर, तो आपको फील्ड पोल्स पर ऑल्टरनेट नॉर्थ साउथ पोल्स आपको प्राप्त होगा और इस तरह से मशीन के भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्राइम मूवर की मदद से अगर इस आर्मेचर को किसी खास स्पीड पर, किसी खास डायरेक्शन पर रोटेट किया जाए, तो क्या होगा, ये सब जो आर्मेचर कंडक्टर्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। देन क्या होगा, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सारे आर्मेचर कंडक्टर्स पर EMF इंड्यूस होगा, यानी आपको आर्मेचर वाइंडिंग पर जो है आपको EMF प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए उसी EMF को जो है कम्यूटेटर और ब्रश के माध्यम से, ठीक है, हम लोग लोड पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है आपको लोड पर जो है एक डीसी सप्लाई प्राप्त हो जाता है। इस तरह से लोड को जो है पावर आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक डीसी जनरेटर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैकेनिकल पावर इनपुट को इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में बदल देता है, जहाँ टर्मिनल वोल्टेज आपका DC में होता है। ठीक है, तो ये था इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे EMF इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हम मान लेते हैं, जैसे P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल इन वेबर, Z इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और A इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। जो क्या होता है, A इक्वल टू P होगा किसके लिए, फॉर सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग, और A इक्वल टू 2 होगा फॉर सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव वाइंडिंग। ठीक है, N क्या है, स्पीड इन RPM यानी स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट, और EG क्या है, एवरेज जनरेटेड EMF एट दी टर्मिनल्स। तो चलिए ये सब टर्म्स हम यहाँ देख लिए और ये सब टर्म्स का हम लोग आगे उपयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक 4 पोल डीसी जनरेटर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और इसके आर्मेचर पर केवल एक ही कंडक्टर कंसीडर किया गया है। हम मान रहे हैं कि आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर किसी खास स्पीड पर घुमाया जा रहा है बाय यूजिंग ए प्राइम मूवर। तो अब देखिए सिंगल कंडक्टर और आर्मेचर जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इस कंडक्टर द्वारा फ्लक्स कट कितना होगा, तो 5 5 5 5, तो कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फ्लक्स कट पर कंडक्टर पर रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 5, और 4 है क्या, पोल का संख्या है, इसलिए 4 की जगह P लिख सकते हैं, तो ये P5 जनरलाइज फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से फ्लक्स कट पर कंडक्टर पर रिवोल्यूशन को शॉर्ट में D5 लिखते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू P इंटू 5 वेबर। अब क्या है कि आर्मेचर को N रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लगता है या फिर 60 सेकंड का समय लगता है। तो वही चीज़ लिखा गया है, N रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में आर्मेचर को समय कितना लगता है, तो 1 मिनट समय लगता है या फिर 60 सेकंड समय लगता है। इसीलिए इस आर्मेचर को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 60/N सेकंड समय लगेगा। ठीक है, तो वही आर्मेचर द्वारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है उसको हम लोग DT कह रहे हैं, जिसको आप लिख सकते हैं 60/N सेकंड। तो ये DT क्या है, आर्मेचर द्वारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम, और D5 इक्वल टू P5 जो है
और ये हो जाएगा फ्लक्स कट पर रिवोल्यूशन पर कंडक्टर। तो ये हम लोग दो टर्म यहाँ पे देख लिए। अब देखेंगे एवरेज जनरेटेड ईएमएफ पर कंडक्टर। तो बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एवरेज जनरेटेड ईएमएफ पर कंडक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, d∅dt लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न का भी ऑप्शन आता है, लेकिन चूंकि आप सिंगल कंडक्टर कंसीडर किए हैं इसलिए टर्न को आप यहाँ 1 मान के चलिए, ठीक है। अब हम लोग d∅ का वैल्यू पुट करें, p∅ हो गया, और dt का वैल्यू पुट करें 60/n हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा p∅n/60 वोल्ट। तो इस तरह से एवरेज जनरेटेड ईएमएफ पर कंडक्टर आपको इतना मिल गया p∅n/60 वोल्ट। तो चलिए एक कंडक्टर का हम लोगों को, ठीक है, ईएमएफ प्राप्त हो गया। अब देखिए मैंने एक जो है सिंपलेक्स डबल लेयर लैप आर्मेचर वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए 4 पोल है, तो उसके लिए 4 पैरेलल पाथ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है, लैप वाइंडिंग के टर्म में, ठीक है। सिंपलेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो 4 पोल्स के लिए 4 पैरेलल पाथ यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए मान लीजिए एक कॉइल का ईएमएफ छोटा ई है, ठीक है, तो इस तरह से एक पैरेलल पाथ पर आपको ईएमएफ कितना प्राप्त होगा, 3 वोल्ट प्राप्त होगा। और यही 3 वोल्ट जो है आपको ईजी होता है जनरेटेड ईएमएफ एट दी टर्मिनल्स। यानी हम लोगों को ईजी निकालने के लिए सिर्फ एक पैरेलल पाथ का ईएमएफ चाहिए होता है। एक पैरेलल पाथ पर टोटल ईएमएफ जितना होगा वही आपका ईजी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए ए पैरेलल पाथ के लिए जेड कंडक्टर है, इसलिए एक पैरेलल पाथ पर कंडक्टर का संख्या कितना होगा, Z/A हो जाएगा। यानी एक पैरेलल पाथ पर आपको Z/A कंडक्टर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक कंडक्टर का ईएमएफ है, ये p∅n/60 वोल्ट जो है ये एक कंडक्टर का जनरेटेड ईएमएफ है, और एक पैरेलल पाथ पर हमारा Z/A कंडक्टर्स आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप गुना कर देते हैं तो एक पैरेलल पाथ का टोटल जो है आपको जनरेटेड ईएमएफ प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये दोनों को गुना कर देंगे तो आपको ईजी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ईजी इक्वल टू p∅n/60 इंटू Z/A वोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो इक्वेशन आपको प्राप्त होता है इसको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर कहते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ तो अब P हो गया, 60 हो गया, Z और A हो गया, ये सब कांस्टेंट होता है। इन दैट केस जो ईजी होगा वो आपका n∅ का प्रोपोर्शनल होता है, यानी यहाँ जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो स्पीड और फ्लक्स पर निर्भर करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।